पहले तो मेरा नाम है ब्रिगेडियर रविंद्र श्रीवास्तव। मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ। मेरी उम्र 67 है। मैं सीनियर वेटरन हूँ। मेरी पूरी फैमिली आज़ादी में और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक वीडियो आया है एक ब्रिगेडियर साहब का, जिनकी आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं वो। और उन्होंने बताया कि उनकी 3 पीढ़ियां सेना में सेवा दे चुकी हैं और चौथी अभी वर्तमान में उनके पुत्र कर्नल हैं। और फिर भी उनके साथ घटना घटी है, उनके साथ मारपीट हुई है। 16 टांके उनके यहां सिर में आए हैं, कंधे में टांके आए हैं और बड़ी मुश्किल से उनके साथ वाले लोगों ने उनको उठाकर हॉस्पिटल भेजा है। आज मैं इसे क्या कहूं, सेना का दुर्भाग्य। सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए जब ब्रिगेडियर साहब ने आज एक बात बोली कि मैं एक अफसर हूं, लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है और मुझे पता चल रहा है कि इसी तरह मेरे जवानों के साथ भी होता है और उन जवानों का हाल क्या होता होगा। आज ब्रिगेडियर साहब को यह दर्द महसूस हुआ। तो सबसे पहले तो ये वीडियो देखें, फिर आगे हम इसमें चर्चा करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। मेरी जमीन जो कब्जा वाली है वो छुड़ाई जाए। और दूसरी सबसे बड़ी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि मैं ऑफिसर हूँ और सीनियर ऑफिसर हूँ, वेटरन भी हूँ। मेरे एड्रेस करने का मेरे बताने पे आप सब आ गए यहाँ। मुझे चिंता उन जवानों की है जिन्होंने जिंदगी अपनी जमीन के लिए दे दी है। उनका सुनने वाला कोई नहीं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। उनके घर वाले उस पे जमीन पे कब्जा करते हैं, गांव वाले उनको हिलने नहीं देते हैं, माँ बहन के साथ वो बुरे व्यवहार करते हैं। और ना पुलिस ना एडमिनिस्ट्रेशन उन एक्स सर्विसमैन की, चाहे वो पुलिस सीआरपीएफ का हो, चाहे बीएसएफ का हो, चाहे आर्मी का हो, किसी की मदद नहीं करती। पूरी तरह से चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। जिन्होंने ये काम किया उनको परिश्रम पूरी तरह से मिलना चाहिए। और आगे जो फौजी हैं, मेरे पति जो अफसर हैं, लेकिन जो जवान है वो इतना कहाँ कर पाएंगे दौड़ भाग के। हर एक जवान को या आर्मी अफसर को, जितने भी आर्मी के पर्सन, उनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग जनरली सिविल से दूर रहते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए कि जब हम रिटायरमेंट के बाद वापस अपने घर में आए तो हमें न्याय नहीं मिले, कब्जा करके कोई दूसरा बैठा हुआ है और हम जाएं तो उसके साथ बाद हमारे ऊपर अटैक हो, मर्डर किया और जो अरेस्ट नहीं किया गया, कुछ नहीं अरेस्ट किया। ये वीडियो आपने देख लिया होगा किस तरह ब्रिगेडियर साहब और उनकी मैम साहब की आंखों में आंसू हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो जवानों के लिए बोली कि जो आज हमारे साथ हुआ है, तो जवानों के साथ क्या होता होगा, उनकी कौन सुनता होगा, जब प्रशासन ने इनकी नहीं सुनी और इनके साथ मारपीट तक हो चुकी है। तो एक आम फौजी के साथ क्या होता होगा, ये बहुत बड़ा विषय है। तो आज हम इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। ब्रिगेडियर साहब के साथ ये घटना कहाँ घटी है, किन लोगों ने मारपीट की है। तो ब्रिगेडियर साहब का आगे वीडियो है, मैं चाहता हूं कि वो पूरा देखें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और आज ये सेना का दुर्भाग्य है जहां इनकी 3 पीढ़ियां सेना में सेवाएं दे चुकी हैं और चौथी अभी वर्तमान में इनके लड़के कर्नल हैं। क्या आज कर्नल साहब आप कमांड कर रहे होंगे और ये वीडियो और ये घटना आप तक भी पहुंची होंगी, आपका खून खोला है नहीं खोला है? आप मुझे जवाब दीजिए। या और जितने भी कमांडिंग ऑफिसर आज बैठे हैं या जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं कि आज उनके साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जहां जिसका पिताजी के साथ इस तरह की घटना घट जाए, वो सेना में ड्यूटी दे रहा और उसके पास ऐसे में पावर है, तो कैसे चुप बैठे? यही सवाल, यही घटनाएं जब जवानों के साथ होती हैं, आप कहते हो यार सिविल का मामला है, अब फौज की ड्यूटियां करो। क्या वो जवान उस समय ऐसी स्थिति में फौज की ड्यूटी कर पाता है? अगर आज आप कर पा रहे हो कर्नल साहब, तो आप मेरे को जवाब जरूर देना।
क्योंकि आज आप ड्यूटी तो कर रहे होगे लेकिन आपके दिमाग में टेंशन बहुत होगी, और यही टेंशनें हमारे जवानों की होती हैं। तो सबसे बड़ा विषय है कि इन टेंशनों को कैसे रोका जाए। एक जमाना था जहां ब्रिगेडियर साहब, अरे ब्रिगेडियर साहब जहां से गुजर जाए वहां से गुंडे बदमाशों की पैंटें गीली हो जाती थी। और ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह जो पिक्चर बनाई थी ना, ऑन ड्यूटी तो छोड़ो, रिटायर्ड ब्रिगेडियर की भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उसको टेढ़ी नजर से देख ले। और आज 2-3 बंदों ने मिलकर ब्रिगेडियर साहब को मार दिया, जबकि ये एसडीएम से, एसपी से, डीएम से सबसे मिल चुके थे और उस इलाके को सबको पता है कि भाई ब्रिगेडियर साहब हैं, और फिर भी हिम्मत हो गई। सैनिक पिटते गए, फिर पूर्व सैनिक पिटे, पहले जवान पिटे, फिर अधिकारी पिटे, फिर जवानों की जमीन पर कब्जा, अब अधिकारियों की जमीनों पर कब्जा। तो ये तो सिलसिला बढ़ता ही जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इसके लिए एक कोई आयोग गठित हो, जो किसी के साथ भी कहीं अन्याय अत्याचार हो तो वो उसके तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे। आयोग और नियम कानून के साथ साथ जब तक सैन्य अधिकारी बीच बीच में चूड़ी जब तक टाइट नहीं करेंगे तो धरातल पर वो लागू नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे सभी पूर्व सैनिक जो अपने आप को बोलते हैं फौजी, जो बोलते हैं कि वर्दी की इज्जत, तो उन सबको मिलकर एक होना पड़ेगा। आपकी छोटी छोटी जो डिमांडें हैं आप लड़ते रहो, छोटे छोटे संगठन जैसे कर रहे हो, लेकिन इस तरह की बड़ी घटनाएं, अगर उन घटनाओं पर भी आप एक नहीं हुए, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये घटनाएं फिर बढ़ती जाएंगी। तो उसके लिए आपको एक ऐसी मजबूत टीम, मैं भी काफी दिनों से प्रयास कर रहा हूं कि भाई एक घातक टीम ऐसी बनाई जाए जो किसी भी चीज का टिट फॉर टैट, डोज का एंटी डोज नहीं बनाओगे तो बीमारी बढ़ेगी। तो उस एंटी डोज के लिए एक टीम तैयार हो, घातक टीम। तो सबसे पहले आगे की डिस्कस करने से हम एक घातक टीम बनाने की सोच रहे हैं। अगर उसमें कोई जुड़ना चाहता है तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। अपना गांव और नाम इसमें लिख दो कि सर मैं यहाँ से हूँ और मैं घातक टीम का सदस्य बनना चाहता हूँ, मैं ये जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं जवान हूँ या मैं अधिकारी हूँ। इस तरह की सारी चीजें आप लिख दो ताकि हम उस टीम को धरातल में उतार सकें। क्योंकि हम टीम के लिए तो कहते हैं, नाम भी आ जाते हैं, लेकिन 4 दिन बाद भूल जाते हैं। किसी ने नाम भी दिया, उनसे बात करो तो बोले मेरे को पता ही नहीं। तो नाम वही दें जो जुड़ सकते हैं। दूसरे ऐसी चीजें हैं कि भैया किसी भी टीम को बनाने के लिए, किसी भी संगठन को लिए तन मन धन की जरूरत होती है, तो वो नाम सुनते ही धन का यहीं से लोग छोड़ देते हैं। जो ग्राउंड में आकर नहीं लड़ सकता, जो वर्तमान ड्यूटी पर है, तो वो तन मन धन से मदद करे। अगर कोई मदद करना चाहता है तो यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513 मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बारकोड। ये आप मदद करोगे तो हम इस टीम को खड़ा करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी तो सर आप मेरा नाम लिख लो, फिर नाम लिख लिया लेकिन उसके बाद भूल गए कि कहीं नाम भी लिखा है या हमें उसके लिए कुछ करना भी है। तो जब आप कम से कम महीने का 150 रुपये दोगे तो आप देखते भी रहोगे कि क्या हमारी टीम कुछ कर रही है, लेकिन ना कुछ देना ना करना। जब अपनी समस्या है तो सर मेरी समस्या है, मैं 4 साल से जुड़ा हूं, लेकिन दूसरे की समस्या के लिए मैं ना आऊंगा और ना जुड़ूंगा, तो वो व्यक्ति दूर रहे। और फिर कह रहा हूं कि सबसे बड़ी सफलता आज के युग में, क्योंकि इन पुलिस वालों पर भी और जो मीडिया है उस पर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है, वो पॉलिटिकल प्रेशर में काम करता है, और इसी के चलते किसी ने भी आज आपका ये घटना को नहीं दिखाया। जबकि साहब ने कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन वो बड़े बड़े चैनल ने किसी ने नहीं दिखाया। ब्रिगेडियर साहब का नहीं दिखाया तो आप और हम किस खेत की मूली हैं। तो इसलिए कुछ नहीं कर सकते, तो चैनल है और इस चैनल की संख्या बढ़ाओ ताकि हम इसको एक बहुत बड़ा चैनल के रूप में प्रसारित कर सकें और अपनी आवाज खुद उठा सकें। तो जो कुछ नहीं कर सकते तो चैनल से जुड़ जाओ। बाकी साहब का वीडियो देखो, यूपी का ये मामला है, कैसे कैसे लोगों ने मारा पीटा है। और इसी तरह साहब के साथ साथ आज सुबह भी मैंने एक वीडियो डाला था एक नायक सूबेदार साहब का, उसको भी देखें और शेयर करें। एक और आ रखा है सूबेदार साहब जो अभी रिटायर्ड होकर आए हैं जनवरी में, उनके साथ भी यही घटना हो रही है, उनका वीडियो भी मैं डालूंगा, तो वो भी देखें और शेयर करें। आप शेयर करोगे, चैनल से जुड़ोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। नहीं तो बोलोगे सर आप तो बहुत दिन से घातक टीम बना रहे हो, ग्राउंड में कब उतारोगे। तो ग्राउंड में उतारने के लिए भैया तन भी चाहिए, मन भी चाहिए और धन भी चाहिए। तो वो आदमी सवाल जवाब करे कि सर हाँ मैं तो आपको पिछले 4 साल से जुड़ा हूं, तो 4 साल में
कहीं 4 रुपया भी भेजा, या 4 बार भी आप आए हो किसी घटना में, या 1 बार भी आए हो? मैंने कितनी बार धरने दिए, कितनी बार क्या क्या किया, क्या कहीं 1 बार भी किसी भी एंगल से आपकी प्रेजेंटी है? वो आदमी सवाल जवाब कर सकता है। पीछे बैठकर कमेंट्स लिखना, फलाना लिखना, मैं फिर कहता हूँ कुछ एक जो हमारी अंदरूनी चाहे लड़ाई है वो चीज़ें अलग कर दो। एक परिवार है, बर्तन है, खुड़कते हैं, खुड़कने दो, लेकिन कम से कम बाहर वाला कोई हमारे आकर इस तरह का प्रहार करे, वहाँ एक हो जाओ। नहीं तो फिर कह रहा हूँ वहाँ ड्यूटियाँ देते रहो, पैसे कमाते रहो, और फिर बाद में पता चलेगा कोई प्लाट कहीं कब्जा गया, कोई ज़मीन कब्जा गया, या कुछ और ही हो गया। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पहले तो मेरा नाम है ब्रिगेडियर रविंद्र श्रीवास्तव। मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ। मेरी उम्र 67 है। मैं सीनियर वेटरन हूँ। मेरी पूरी फैमिली आज़ादी में और इंडियन डिफेंस में टोटली कमिटेड रही है। मेरे ग्रैंडफादर मिस्टर हरि गोविंद सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे। 18 में वो जेल में थे, 34 में अगेन वो जेल में गए, और उसके बाद मेरे फादर, ये मोटिवेशन ऐसा रहा, तो उसके बाद एयरफोर्स में गए, एयरफोर्स में सर्व किया एज ए ऑफिसर। उसके बाद मैं एज ए ब्रिगेडियर 34 साल की सेवा दे चुका हूँ, और मेरी सेवा में ऑफ कारगिल रहा है, और अब मैं रिटायर होके आया हूँ और मैं बुढ़ा हूँ। मुझको डर लगता है अपने घर में, अपने पैतृक जमीन घर पे जाने पे डर लगता है। मैं क्योंकि धीरापुर तिलोई डिस्ट्रिक्ट और तहसील और डिस्ट्रिक्ट अमेठी का रहने वाला हूँ। वहाँ मैंने इस गांव के लिए क्या नहीं किया। मैंने बैंक खुलवाया, अपने लाइसेंस, तालाब खुलवाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, रोड कंस्ट्रक्ट की, स्कूल में मदद की, इत्यादि एडवाइस डिफेंस में जाने की, सारी कुछ की। और हमारी खानदानी जमीन बगल वाले गांव में भी है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो जमींदार थे। मैं उसके करने के लिए बगल वाला भवानीपुर में गया। उसके लिए मैंने पहले ही SDM और सबको लेटर लिखा था कि ऐसा है कि ये जमीन हमारी है, और एक पूरा डिटेल लिखा कि हम इस गांव में हमारी इतनी जमीन है और इसको किस किस ने ऑक्युपाई किया है, और उनके नाम दिए थे, सब कुछ दिया था। तहसील दिवस के दिन भी ये बात उठी है। 4 तारीख को मार्च को, क्योंकि ये सब बात नवंबर में थी, उसके बाद मेरे लड़के की शादी थी, मैं थोड़ा बिजी हो गया, तो उसकी 15 फरवरी में शादी खत्म हुई, तो मैं गाँव की तरफ अपना जो इंटरेस्ट था वो दिखाने लगा। 4 तारीख को मैं गाँव गया था। मैं मिला SDM से, मैंने उनको कन्वे भी किया कि मैं अपनी जमीन में वो क्या कहते हैं पोजीशन लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो आपकी जमीन है, आप कुछ ही करिए। तो 5 तारीख को मैं JCB लेके गया, सफाई करने लगा। मेरा केयर टेकर मेरे साथ थे। पता नहीं, जैसे ही मैं खेत के किनारे गया, इन्होंने वहाँ जो पेड़ थे, पेड़ की आड़ से 3 लोग एक ही परिवार के हैं, राजा राम यादव, उसका सगा लड़का और उसका नाती जो 15 साल का ही है, उसको पता नहीं कहां से उन्होंने घातक हथियार के साथ मेरे सिर पे मारा, और जिसके 16 स्टिचेस यहाँ लगे हैं, 3 स्टिचेस राइट साइड में हैं और 2 इसमें नुकीले से। मतलब उनका पूरी कोशिश थी कि मार डालें, क्योंकि वो चिल्लाते हुए आ रहे थे, मार डालो इसको, जिंदा ना रहने दो, और मैं माँ बहन की गालियां देते हुए आए। पहले अटैक मैं समझ नहीं पाया और गिर गया। दूसरा अटैक जब वो करना चाहते थे, तब तक मेरे केयर टेकर्स आ गए, बचा लिया, तो मैं आज जिंदा हूँ। अदरवाइज उन्होंने पूरी तैयारी की थी कि मुझको मार मिली है। बिकॉज बीच में भी अक्टूबर के महीने में जो बगल वाला खेत है, करीब 2.5 एकड़ के करीब का है, वो एक लल्लन गुज्जर ने कब्जा किया हुआ है। तो मेरा जब केयर टेकर वहां गया तो उसको थ्रेट किया गया था, तुम यहाँ आए तो तुमको जान से मार देंगे। ये बात मैंने पुलिस में SHO को लिखवाई भी, और उसे लेटर भेजा अंडर रजिस्ट्री कवर। उसका पूरा डिटेल मेरे पास है। मैं मिला भी जाके, शिवरतनगंज है पुलिस थाने, वहाँ पे कोई राय है, उनसे मैं मिला। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप SDM से लेटर लिखवा लीजिए, तो हम आपके सपोर्ट में आ जाते हैं। मतलब कोई एक्शन नहीं लिया। वाला का हौसला अपने आप ही बढ़ गया।
और जब मैं 372 उसके बगल वाला जो खेत है, जिसकी ऑलरेडी मैंने अक्टूबर में बात की थी कि ये भाई हमारा है, तो उसने कहा ठीक है हमारी फसल है, आप काटना चाहे नहीं तो हम काट लेंगे। मैंने कहा आप काट लो, इतने साल से काट रहे हो तो अभी भी काट लो, पर अगली वाली नहीं काटना। पर उसने जब ये देखा कि पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो उसने उसे बोर्ड डाला। अब मैं जब गया यहाँ बुलाते हैं, पर एक हमारे लिए एक आर्टिकल 24 में फाइल कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो आफ्टर एक्शन रिपोर्ट है, जमीन मेरी है, मैं क्यों करता फिरूंगा किसी और को कि वो मैं जस्टिफिकेशन करता रहूं, वो तो पुलिस को करनी चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे पे घातक अटैक हुआ। फिर मेरे को ले गए सिविल हॉस्पिटल में, 2 घंटे में सिविल हॉस्पिटल में रहा, मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, प्रोफ्यूजली ब्लीड करता रहा, पर पुलिस कोई नहीं आई, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ना ये इसकी पुलिस की तरफ। फिर मेरे को डॉक्टर ने बताया आप कोई बड़े हॉस्पिटल में जाइए। तो मेरे पास ड्राइवर था, मेरे पास अपनी कार थी, तो मैं उसको लेके, क्योंकि मेरे सिर पे चोट लगी थी, मैं एम्बुलेंस पे लेट नहीं सकता था, इसलिए मैंने एम्बुलेंस नहीं की। अपनी कार में ब्लीड करता हुआ मैं कमांड हॉस्पिटल में करीब 8:30 बजे तक पहुंचा। तो वहाँ मेरे को ट्रीटमेंट दिया गया। 3 दिन तक मेरे को कुछ होश नहीं था कि मेरे साथ क्या है। कल मैंने चेक किया एसडीएम से, तो वो बोलता है कि सर उन्होंने मेरे को पुलिस वाले लाए थे 151/170 में, तो मैंने उसको रिहा कर दिया है, बॉन्ड